आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा 24 अगस्त से भाईचारा यात्रा हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। और उसका मेन मकसद ये है कि जो सरकार ने वादा खिलाफी की है जाट आरक्षण के लिए, उसकी मुहिम को तेज करना। दूसरा, छोटूराम धाम के निर्माण में गति लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। और तीसरा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने के लिए आज यहाँ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के हरियाणा के और दिल्ली के तमाम जिला प्रधान और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे। और 1 तारीख तक का जो प्रोग्राम है उनको हमने बता दिया है, कौन किस किस का सहयोग करेंगे और किस किस प्रकार से हमने अपनी कहाँ यात्रा का ठहराव होगा, कहाँ पर जनसभा होगी, किस प्रकार से होगी। हम बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से अपनी यात्रा को और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए जाट आरक्षण क्यों ज़रूरी है और छोटूराम धाम के निर्माण में सहयोग क्यों ज़रूरी है और भाईचारा बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, सबको विशेष तौर से अपने बात से अवगत कराएंगे। नहीं, संघर्ष तो किया था, सभी भाइयों ने मिल के किया था। तो मैं ये कह रहा कि हमने तो पहले, मलिक साहब ने तो कोई 2016 में आरक्षण की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जो आंदोलन के लिए तो हमने किसी को प्रेरित नहीं किया। अपने आप लोगों ने खाप बना करके और सरकार से दुखी होकर के कुछ लोगों ने, कुछ राजकुमार सैनी जी ने अनर्गल जो बयान दिए जाट समाज के खिलाफ, लोगों में भावना ऐसे होगी, उनके खिलाफ ज़्यादा हो गए और सड़कों पे बैठ गए और बैठने के बाद वो ज़्यादा उग्र हो गया। लेकिन जाट तो हमेशा शांति प्रिय रहा, जब उसको ज़्यादा हानि हो जाती है तब ज़्यादा उग्र होकर के लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी जातियों ने उसका मिसयूज़ किया और आरक्षण को बदनाम किया। अच्छा। बिल्कुल सरकार ने अनदेखी नहीं की, हमारी 7 मांगे थी और 19 मार्च 2017 को हमारी मांग पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने मलिक साहब और हम सभी थे, केंद्र के 2 मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, उनके और सलाहकार भी थे। कुछ मांग तो हमारी मान ली, लेकिन जाट आरक्षण की मांग जो हमारी विशेष थी उसका लिपापोती कर दी और वो एक विधेयक भी ले आए विधानसभा 3% के लिए, वो भी जाके खारिज होगा। तो हम तो अपनी मांग जो है हमें BCB में मिलनी चाहिए। और क्योंकि हमारे समक्ष जो है जो जातियाँ ले रही हैं गुमनामा आयोग के अधीन, जैसे गुज्जर भाई हैं, यादव भाई हैं, सैनी भाई हैं, लोधा लोधीर गोस्वामी है नहीं, वो जनसंख्या आधार पर तो हमारे लिया जाट का, रोड का, त्यागी का, बिश्नोई का और ये जाट मूला जाट का, लेकिन जनसंख्या का कोऑर्डिनेट बना करके तो 11% ले लिया, लेकिन रहेगी सिर्फ 3 जातियाँ जिनकी मात्र जनसंख्या 8% के करीब है। आर्थिक आधार हमारे लिए बनता ही नहीं। EWS में वो कहते हैं अभी 200 गज का प्लाट से ज़्यादा गांव में नहीं होना चाहिए, शहर में 100 गज से ज़्यादा ज़मीन किसान की नहीं होनी चाहिए और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन खेती करने वाले के पास ट्रैक्टर भी है, गाय भैंस रखने के लिए भी 200 में तो काम चलता नहीं, वो तो हम वैसे ही वंचित कर दिए। सरकार की बहुत बड़ी, हमारी सेंटर में OBC में और स्टेट में BCB में आंदोलन नहीं, विधानसभा में जाकर के पूरी अपनी मीटिंग भाईचारे को बुला करके अपना सजग रहने के लिए, अपने आंदोलन की आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके भाई हमारे को जाट आरक्षण क्यों ज़रूरी है इसके बारे में विशेष बताएंगे। और हमें पूरी आशा है कि हमारे समाज के भाई, हमारे 36 बिरादरी के भाई हमारा पूरा सहयोग। आज की मीटिंग का एजेंडा है कि हरियाणा में 24 अगस्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जय्या जी के नेतृत्व में एक भाईचारा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन
अक्टूबर के पहले सप्ताह में 5 तारीख को यहाँ पे समापन होगा और ये लगभग 60 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाईचारा सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक आरक्षण पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही वो मुख्य मुद्दा है, और एक छोटूराम धाम के निर्माण में कैसे तेजी लाकर इसमें लोगों को और ज़्यादा सहयोग लिया जाए उसका मुद्दा है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया जी के नेतृत्व में ये हरियाणा में यात्रा चलेगी, और उत्तर प्रदेश में हम लोग जिला स्तर पर संगठन की बैठक करके आगे भविष्य में क्या रणनीति हो, इसमें एक बड़ा सम्मेलन यात्रा के समापन पे हरियाणा का होगा, और उसमें एक लोग दूसरे राज्यों के भी प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिससे भविष्य में जो आरक्षण की मांग के लिए हमें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने कहा था, उस पर किस तरह सरकार से बात हो या क्या आगे रणनीति बने, उन सब के लिए आज तैयारियों की बैठक थी। और सब जिलों को दिन में लगभग 2 या 3 सम्मेलन हो रहेंगे। पहला सम्मेलन 24 तारीख को दोपहर 2 बजे फरीदाबाद में आयोजित होगा। 25 तारीख को फिर फरीदाबाद की दूसरी विधानसभा में होगा, और 26 तारीख को फिर पलवल की विधानसभाओं से होते नूह, मेवात और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये होते हुए फिर आगे के सारे कार्यक्रम तैयार कर दिए गए हैं। आज उसी तैयारी के लिए आज बैठक का यहाँ बुलाई गई। आज सभी जिलों के अध्यक्ष थे और छोटूराम धाम के प्रमुख पदाधिकारी ट्रस्टी थे, तो उसी को लेकर आज यहाँ तैयारियों पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से कुछ तो हरियाणा का आरक्षण कोर्ट में अटका रखा है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, और उसका बिल भी गलत है, उसको सही अगर किया जाए उस पर भी हमने आप कंप्लेंट लेके जाना, उसमें हमने सही डेटा के साथ सारी चीज़ें दी हुई है। और किस तरह हमारे असंगठित रहने के कारण 2016 की हिंसा सरकार की साजिशों से हुई, वो भी जनता के बीच में समय समय पर जाता रहना चाहिए, जिससे कि जनता को पता लगता रहे। इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा है। प्रदेश में जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर प्रदेश भी और केंद्र भी, दूसरे राज्य के लोग केंद्र के लिए करेंगे, हरियाणा के लोग प्रदेश और केंद्र के लिए दोनों के लिए करेंगे। जो राज्यपाल हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो निवेदन के बाद जो राजकीय सम्मान होना चाहिए था, वो अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उससे पूरे जाट समाज में ही नहीं, किसान नेताओं में, आम जन में भी बड़ी वो है कि मृत्यु के बाद भी जब आदमी का ये देखा जाए कि भाई इसका हमारे खिलाफ बोल रहा है या हमारे पक्ष में बोल रहा है, उस हिसाब से जो प्रोटोकॉल होता था सरकार को देना चाहिए था। और उसके कारण समाज में पूरे देश में उनकी कोई साधारण लड़ाई नहीं लड़े, वो 1970 से लड़ाई लड़ रहे थे। 56 साल वो सार्वजनिक जीवन में रहे। मेरठ कॉलेज मेरठ के अध्यक्ष बनने के बाद, 74 में विधायक बनने के बाद, और उत्तर प्रदेश में उनका रिकॉर्ड था जब वो विधायक थे 27-28 साल की उम्र में, कि मुख्यमंत्री भी उनको बुला के कहता था भाई कल जो सवाल उठाएगा उसमें मुझे मत भेजना, ये उनकी कही हुई बात नहीं था। और जाट आरक्षण में भी संसद में सवाल उठवाने में, बाकी चीज़ों में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था एक बार कमेटी का, फिर राज्यपाल बना दिया, तो उनकी मजबूरी होगी, हमारी बात भी उस टाइम पे राज्यपाल रहते नहीं हो पाई। तो बाकी सब चीज़ों में क्योंकि वे किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में पले बढ़े, चौधरी देवीलाल के सानिध्य में पले बढ़े, वे 25-26 साल की उम्र से वे इन नेताओं के संपर्क में रहे, तो निश्चित रूप से उनका दायरा जाति से बड़ा था। उस टाइम का कोई भी आदमी जिसने सन 74 से राजनीति की हो और जो 77 और 89 की सरकार के बदलाव में रहा हो, वो सरकार बदलने में कांग्रेस की तानाशाही में जेल में रहा हो, और 89 में बोफोर्स में सरकार जिसने वीपी सिंह के साथ छोड़ी हो, 3 आदमियों में आरिफ मोहम्मद खां, सतपाल मलिक और वीपी सिंह 3 आदमी थे, और एक शायद अरुण शौरी भी थे। तो ये 3 आदमियों ने पूरे देश का 89 का बदलाव किस तरह बदला, वो बदलाव में भी वो सहयोगी थे। तो कांग्रेस की भी उनसे कुछ नाराजगियाँ रही होगी, लेकिन कांग्रेस ने उन नाराजगी को दूर किया। मैं अंत्येष्टि पे था, राहुल गांधी खुद उनकी अंत्येष्टि पे आए। बीजेपी के सभी नेता जिनको टिकट भी दिलवाने में उनका हाथ रहा, मैं ऐसे बहुत नेताओं को जानता हूँ,
और मेरे विचार से मैं एक और संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 2002 के मोदी जी की सरकार आने से 2014 तक मोदी जी ने जितने भी किसान सम्मेलन और राजनीतिक मीटिंगें गुजरात में की, शायद कोई ऐसा मीन्स हो जिसने मोदी जी के साथ उन्होंने साझा न किया। और कोई भी आदमी अपने वर्ग के लिए बोलना उसकी ज़रूरत है। उन्होंने कोई उस तरह की राजनीति नहीं की, तो उन्होंने किसान के लिए बोला और किसान की बात उठाई। तो आज मुझे भी बहुत जगह से फ़ोन आ रहे, जगह जगह उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही। हमारे यहाँ भी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ इस मीटिंग में। तो निश्चित रूप से लोगों की ये नाराजगी है कि जीवन और मृत्यु में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो जिसका सम्मान है, वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 9 साल राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, 2 बार विधानसभा में रहे और 4 राज्यों के गवर्नर रहे। हाँ, और जम्मू कश्मीर की धारा को भी तोड़ने का जो काम उन्होंने किया बिना गोली चलाए, और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मैं उनसे लगातार संपर्क में भी रहा हूँ और जम्मू कश्मीर का जाट आरक्षण भी उनकी देन है, कागज वो तैयार करके गए थे। और जम्मू कश्मीर का राजभवन जो संगीनों के पैरों में रहता है, वो पहले आदमी थे जिन्होंने राजभवन के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले थे। बहुत बड़े बड़े काम, बैंक भर्ती घोटाला खोल के लोगों को वापस भेजा जो नेताओं के थे। बड़ा सम्मान से वो कहते थे कि भाई नेताओं ने लूट लिया है कश्मीर, और वो नाम भी लेते थे किसके नाम क्या क्या है। लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़े और इनके कश्मीर के बच्चों ने आतंकवाद अपनाया। तो ऐसा बेधड़क नेता तो है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लोग बहुत है, लेकिन उनके साथ ही अन्याय है। और क्योंकि वो हमारे समाज में पैदा हुए, वो बहुत ऊपर तक उठे और जातिवादी की राजनीति से ऊपर बहुत थे वे। तो लेकिन क्योंकि हमारे समाज में पैदा हुए तो हमें गर्व है और हम निश्चित रूप से इस पर दुखी भी बीजेपी सरकार का क्या मतलब मकसद हो सकता है इस तरह के राजनीतिक सम्मान के साथ मुझे बताएंगे? नाराजगी है किसान के लिए। क्यों बोला, जब आप हमारी पार्टी में थे? नाराजगी नाराजगी आप जिस पार्टी में हो उसकी पार्टी के विचारधारा के अलग, और ये अब हर पार्टी में। आज ये भाजपा के लिए नहीं, आज कांग्रेस में भी कोई बोल के देखो राहुल को ब्लेम करेगा तो राहुल क्यों रखेगा उसको? तो आज कोई से भी राजनीतिक दल में आप लोग कोई अपना विरोधी या साफ बात करने वाला नहीं चाहिए। जितने राजनीतिक दल है सब में ये प्रवृत्ति डेवलप होती जा रही कि जो मारा है वो मारा रहे, वो जनता की बात ना करे, वो हमारी पार्टी की बात करे। ये जो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उनका भी सब भी हाल ही में कानून रहा कि वो गायब हो गए, उनका क्या लेना चाहिए स्वीकार लेते यहाँ तक है बीजेपी। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी को राज्यपाल बनाना, गवर्नर बनाना, ये पार्टी का अपना मुद्दा है। छोड़ना उनका मुद्दा है। जिस तरह उन्होंने छोड़ा, लोगों को शंका हुई। मैंने तो अपनी पोस्ट में भी लिखा कि जो लोग उनको कहते थे भाई बहुत झुक के प्रणाम करते हैं, ये हमारी कल्चर नहीं है, अब वही कह रहे कि ये तो गलत हुआ, बिरादरी के साथ गलत हुआ। ये पार्टी का मतलब है किसको हटाएंगे किसको रखेंगे। लेकिन जो सिब्बल साहब ने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति रिजाइन करता है उसके बाद बिल्कुल ऑब्सोलीट सीन में हो जाए, ब्लैंक टीवी हो जाए, उनको बात करती रहनी चाहिए थी। मैं इलाज करा रहा हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। और क्योंकि उनके भी बहुत बड़ी संख्या में शुभचिंतक है, वो भी अब के नेता नहीं है, वो भी इमरजेंसी के टाइम के ही नेता है। और निश्चित रूप से लोगों को होता ही है, कोई किसी समाज का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हर समाज देता है केंद्र में, और हर पार्टी देती है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी नहीं देती है, ये उसकी मर्जी, वो किसको दे। वो हमारे आपको तो नहीं देगी प्रतिनिधित्व, वो अपने पार्टी के आदमी को देगी। गवर्नमेंट की तरह से जो किसानों की बात की उसका खामियाजा तो नहीं मिलता है। लोगों का ये कहना है, लेकिन क्योंकि न तो मेरी पहुंच इतने ऊपर, न मेरी पहुंच उन तक थी। मेरी पहुंच उन तक भी नहीं थी। मैंने 2-3 बार लोगों ने कहा कि टाइम मांग लो, तो शायद वो हमसे भी नहीं मिलना चाह रहे थे कि हम कोई आरक्षण की जिम्मेदारी लगाएं या कुछ लगाएं। तो हमारी पहुंच भी उन तक नहीं थी कि उनके मन की बात बता दें। लेकिन निश्चित रूप से 4-5 घटनाक्रम ऐसे हुए कि जिन पर लोग संशय कर रहे हैं। उसका जवाब वही दे सकते हैं, उसका जवाब मैं ना दे सकता, या वो दे सकते हैं जिन्होंने उनको हटाया होगा। उसका जवाब तो मेरे पास नहीं।
सरकार ने कहा था कि हमें आरक्षण देंगे, तो तस्वीर देखिए 2016 का जो आंदोलन है जिसमें हिंसा फैली, उसमें 3 तो संगठन जाटों के काम कर रहे थे। पहला हवा सिंह सांगवान जी काम कर रहे थे, खापे काम कर रही थी जींद की सूबे सिंह समान के नेतृत्व में, और काम कर रही थी रोहतक की खापे, 2-3 खापे। 8 तारीख की कॉल सूबे सिंह समान की थी, जिनका मुख्यमंत्री से समझौता हो गया और आरक्षण की हाँ बढ़ी। लेकिन क्योंकि तीनों ग्रुप अलग अलग थे, उसमें 12 तारीख में मैयड़ में बैठे हवा सिंह सांगवान, 13 में ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ समझौता, 14 में बैठी रोहतक की खापी सांपला से। हमारा उस आंदोलन में शामिल नहीं थे हम लोग। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, हवा सिंह सांगवान जी शामिल थे, हम नहीं थे। और उसमें जो हिंसा हुई और समाज का नुकसान हुआ, उसके 2 मुख्यतः कारण थे। एक तो राजकुमार सैनी ने ओबीसी ब्रिगेड बनाई और जाट आरक्षण का विरोध किया, जबकि ओबीसी का बीसी बे में ऑलरेडी आरक्षण है और सैनियों का बीसी बी में है और बाकी का ए में है। तो जिस तरह से इसको लोगों को भड़काया गया, राजकुमार सैनी जी 2014 में भी आरक्षण मिला तो वे कांग्रेस में थे और उन्हीं के सामने आरक्षण मिला। वहाँ जाके उनको क्या पंख लगे नहीं पता। अच्छा, उनका भी यूज एंड थ्रो हुआ, उनको भी अगले चुनाव में तो भाजपा ने भगा दिया। तो मेरा ये कहना, ये साजिशें जाट कौम के साथ हुई और इन साजिशों के बाद ही शांतिपूर्वक 17 का आंदोलन हुआ। जो 7 मांगे रखी थी सरकार ने, उनमें से कुछ मांगी, कुछ अधूरी है। जाट आरक्षण के बिल पे स्टे लगाया, जो ओरिजिनल बिल दिल्ली से पास होकर आया था, उस बिल को विधानसभा में ले जाते टाइम 2-3 आंकड़े बदल दिए गए। दिल्ली में वो बिल पीपी चौधरी जी के जिम्मे था बनाने का। उन्होंने जो बिल बना के दिया, मैं भी वहाँ बैठा था, उसमें 2 आंकड़े, एक सोशल एजुकेशन बैकवर्ड के और एग्रीकल्चर के बदल दिए गए, जिसका कारण उस पर हाईकोर्ट में स्टे लगा। तो ये यहाँ की हरियाणा की राजनीति की देन थी। तो आज हम न तो पहले किसी हिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए, न भविष्य में होंगे। ये मीटिंग केवल आंदोलन को शुरुआत की सलाह लेने की है कि भाई इसका प्रारूप क्या हो, रैलियां हो, धरने हो, लोग रैलियों की कहेंगे तो रैली करेंगे। ये जन जागरण अभियान है, एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी चल रहा, 15 अगस्त से वहाँ पर भी शुरुआत है। और तो इसलिए ये जन जागरण अभियान के तहत छोटराम धाम और जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जो जाट आरक्षण के बारे में भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए ये शुरुआत की जाए। आर्थिक आधार पे केंद्र में आरक्षण है, वहाँ हम लोग जो आयोग है उसका क्या प्रायोरिटी है, सामाजिक और शैक्षणिक। आर्थिक आधार का आयोग तो इन्होंने 10% अलग बनाया। अब हरियाणा के जाट जमुना के उर्ली तरफ अलग है, परली तरफ अलग है। हमारे तो स्टेट में रिजर्वेशन है। यहाँ का जो दिल्ली में जाट रह रहा 93 से पहले, उसका दिल्ली में आरक्षण है ओबीसी में। तो यहाँ ओबीसी में सरकार को देने में क्या आपत्ति है? उसका वो ये बताए भाई, ये यादवों के बराबर नहीं है, ये सैनियों के बराबर नहीं है, ये जो दूसरी गुजरों के बराबर नहीं है। ये जो 3 जातियां हैं, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर और खेती हर जातियां, तो जब इनको पूरे देश में आरक्षण है, 9 राज्यों में जाट को आरक्षण है, तो हरियाणा में ऐसी कौन सी खास चीज़ हरियाणा के जाट को दी गई कि उसको सबको ज़मीन के साथ कुछ संपत्ति भी अलग से सरकार ने बांटी हो या कोई अलग से क्राइटेरिया बनाया हो? प्रताप जी ने आपको बताया, गांव में जो भी खेती करता है वो 200 गज के मकान में गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि खेती के समान और डांगर बांधने में 200 गज जगह चाहिए। तो जिस तरह का क्राइटेरिया है, वो शहर की आबादी के लिए, जो शहर की आबादी रह गई, गरीब है, कोठियाँ नहीं है जिनके, उनको। अच्छा, दूसरी बात, ओबीसी आरक्षण भी आर्थिक आधार पर है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर जितनी है, इतनी क्रीमी लेयर उसमें है। तो फिर जब क्रीमी लेयर में ही हम आरक्षण मांग रहे, तो इसमें कोई संपन्न जाट तो मांग नहीं रहा, 100 किले वाला नहीं मांग रहा, 500 किले वाला नहीं मांग रहा, नौकरी वाला नहीं मांग रहा। तो वो क्राइटेरिया हमें सूट नहीं करता। उसके लिए ओबीसी आरक्षण ही चाहिए, बाकी राज्यों की तरह। जन जागरण अभियान है और बिल्कुल ही हम गारंटी दिलाते हैं, पहले भी हम ना हिंसा में विश्वास करते, और भाईचारा यात्रा में हम दूसरी जातियों के लोगों को भी बुलाएंगे, उन्हें बताएंगे किससे क्या नुकसान। हम ये बता रहे, एससी को हमसे कोई नुकसान नहीं,
BCA में 72 जातियां हैं, 16% आरक्षण है, उन्हें कोई नुकसान नहीं, तो वे तो हमारे साथ खड़ी हो। तो सबको एक साथ लेके सबको एक साथ लेकर उनको बताएंगे, हम यादव और कुर्मी को भी समझाएंगे। मेरी सैनिक कहीं खड़ा नहीं होगा, क्योंकि साउथ की, दक्षिण भारत की जातियां और पश्चिम भारत की जातियां हमसे बहुत संपन्न है, जाट उनके मुकाबले, और वो कहीं तमिलनाडु में होगा, वो कहीं केरल में होगा, वो कहीं आंध्र प्रदेश में होगा, वो जम्मू कश्मीर में होगा, तो जिस गांव का होगा उसकी तो 36 बिरादरी उसका जागी, वो सबका रहने का भी इंतजाम करेगा, खाने का भी इंतजाम करेगा। तो जब भाईचारा गांव में है तो उस भाईचारे को हम जिंदा रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है।